तो आज हम गहराई से बात कर रहे हैं पैसे से जुड़े मनोविज्ञान की। हमारे पास एक किताब का सारांश है जो समझाता है कि पैसा कमाना एक चीज है और उसे समझना वो बिल्कुल दूसरी। हाँ बिल्कुल, ये दो बहुत अलग बातें हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है इसका मकसद है पैसे के बारे में कुछ दिलचस्प और शायद थोड़े हैरान करने वाले विचारों को सामने लाना। अक्सर कहते हैं ना, पैसे के पीछे तो सब भागते हैं पर उसे असल में समझता कौन है। सही बात है। चलिए कोशिश करते हैं इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की। तो पहली बात थोड़ी चौंकाने वाली है शायद, हाँ। कि पैसे के मामले में ना, जिसे हम सोचते हैं कि यार ये तो पागलपन है, वो असल में किसी का अपना तजुर्बा होता है, बहुत गहरा निजी अनुभव। मतलब कोई वाकई में पागल नहीं है। अच्छा। बस सबकी कहानी, सबकी सीख अलग अलग है। जिसने मान लीजिए बहुत तंगी देखी है, हाँ। उसका नजरिया उससे बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा पैसा ही देखा है। बिल्कुल सही कहा। हर किसी का अपना सच है, उनके अपने अनुभवों से बना हुआ। हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बात है, भाग्य और जोखिम। इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, भाग्य और जोखिम कैसे? किताब में बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। उनकी शुरुआती सफलता में, हाँ, वो स्मार्ट थे, मेहनती थे, पर किस्मत का भी बड़ा हाथ था। किस्मत का? जैसे कि सही वक्त पर एक बहुत ही दुर्लभ, उस जमाने के हिसाब से कंप्यूटर तक उनकी पहुंच होना, ये सबके पास नहीं था। ओह, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि सफलता हमेशा सिर्फ स्मार्ट होने या मेहनत करने से नहीं मिलती। और वैसे ही असफलता भी हमेशा बेवकूफी या आलस का नतीजा नहीं होती है। तो मतलब थोड़ा विनम्र रहना चाहिए अपनी सफलता पर, और दूसरों की नाकामी पर शायद थोड़ी सहानुभूति। हाँ, कुछ हद तक तो यही बात है। अपनी सफलता में भाग्य का रोल देखना और दूसरों की मुश्किलों में हालात को समझना। सही। और यहीं से एक और बड़ी दिलचस्प बात निकलती है, अमीर होने और असल में दौलतमंद होने में फर्क। हाँ, ये वाला पॉइंट तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। अमीर दिखना मतलब बड़ी गाड़ी बंगला, हाँ, जो दिखता है। लेकिन दौलतमंद होना वो क्या है फिर? वो कैसे अलग है? दौलतमंद होना शायद वो अंदरूनी एहसास है, वो आजादी है। आजादी? हाँ, मतलब क्या आपके पास इतनी दौलत है कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज का दिन कैसे बिताना है, किसके साथ, क्या करना है। ओह, अपने समय पर अपना पूरा कंट्रोल। एग्जैक्टली, अपने वक्त पर अपनी मर्जी चला पाना। शायद यही सच्ची दौलत है, बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी। और यहीं पर वो दूसरों से तुलना करने वाली बात, वो बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है। बात तो सही है। अपने समय पर कंट्रोल, ये सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है। बिल्कुल। और शायद इसी से वो वॉरेन बफेट वाला उदाहरण भी जुड़ता है ना। किताब कहती है कि उनकी इतनी ज्यादा दौलत का राज सिर्फ अच्छे शेयर चुनना नहीं है। नहीं, सिर्फ वो नहीं है। असल राज है वक्त, समय। हाँ, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, उसका जादू। अच्छा, वो तो सुना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस धैर्य का खेल है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। हाँ। वैसे ही पैसा भी समय के साथ बढ़ता है, अगर उसे बस बढ़ने दिया जाए, छेड़ा ना जाए। बफेट ने बहुत जल्दी शुरू किया और दशकों तक टिके रहे। अच्छा। तो जल्दी शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा इसी की तलाश में रहें। काफी हद तक, हाँ। और ये हमें उस दौलत की तरफ ले जाता है जो दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं मतलब? हम अक्सर अमीरी का अंदाजा लगाते हैं महंगी चीजों से, गाड़ी, घर, कपड़े। हाँ बिल्कुल। पर किताब कहती है असली दौलत शायद उस पैसे में है जो खर्च नहीं किया गया। ओह। हाँ, वो बचत, वो निवेश जो किसी को नजर नहीं आता, वही असली संपत्ति हो सकती है। हो सकता है कोई बिल्कुल सादा दिखने वाला इंसान अंदर से ज्यादा दौलतमंद हो क्योंकि उसने सालों तक अनुशासन से बचत की है। तो कमाई बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है बचत दर बढ़ाना और खर्चों पर लगाम रखना। किताब तो इसी पर ज्यादा जोर देती है कि कंट्रोल बचत दर पर ज्यादा होता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे हम इससे? यही कि पैसे का मामला सिर्फ नंबरों का या मुनाफे नुकसान का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गहरा? हाँ, ये हमारे व्यवहार से, हमारे अपने अतीत के अनुभवों से, हमारी उम्मीदों, हमारे डर से, और खास तौर पर हम समय को कैसे देखते हैं उससे जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा मानवीय है ये। मानवीय, ये सही शब्द है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ बताइए। कि
अगर पैसे से जुड़े हमारे फैसले इतने ज्यादा निजी हैं, इतने जज्बाती हैं और कभी-कभी तो किस्मत पर टिके हैं, हाँ। तो क्या हमें हमेशा एकदम तर्क संगत मतलब रैशनल गणित के हिसाब से बिल्कुल सही वित्तीय योजना बनाने पर ही जोर देना चाहिए? या फिर ऐसी योजनाएं बनाना बेहतर है जो हमारे स्वभाव के लिए, हमारी असल जिंदगी के लिए ज्यादा उचित हों, रीजनेबल हों? भले ही वो कागज पर 100% परफेक्ट न लगे। हाँ, बिल्कुल। शायद ऐसी ही योजना के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बनी है, सिर्फ नंबरों के लिए नहीं।